हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल। आई एम कविता। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम कक्षा 6 से लेकर 10th तक की साइंस को कवर करेंगे। एनसीईआरटी की इन बुक्स से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 6 से लेकर 10th तक की साइंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अदर सब्जेक्ट के साथ अपनी मुख्य भूमिका रखती है, जैसे कि सीईटी में, पटवार में, रीट में, कांस्टेबल में और वनपाल में, वन रक्षक में आदि में, जिन सभी में जो जनरल साइंस से पूछी जाती है उन सभी में। मैं आशा करती हूँ कि इस सीरीज़ के अंत में आप अपने आप को जनरल साइंस में बेहतर स्थिति में महसूस करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि हमारे भोजन के प्रमुख संगठक कौन से होते हैं, खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री के स्रोत कौन से होते हैं, भोजन के रूप में पौधे के और जंतु के कौन से उत्पादों को हम काम में लेते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि जंतुओं को उनके भोजन ग्रहण के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो आज आपने अपने घरों में क्या खाया था, आपके दोस्तों ने आज क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया था और आपने क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ? इसको हम एक जो क्रियाकलाप है उसके माध्यम से समझेंगे। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि वो अपने घरों में क्या खाते हैं और उनके राज्य में क्या खाया जाता है। नोटबुक में एक सारणी बनाइए और अपने दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी को सूचीबद्ध कीजिएगा। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किसकी बनी होती हैं? हम अपने भोजन में हैं वो अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें किससे मिलकर बनी होती हैं? अब हम पके चावलों के बारे में सोचेंगे कि पके चावल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इस प्रकार जो कच्चे चावल हैं उनको बनाने के लिए हमें कितने संगठकों की आवश्यकता हुई? 2 प्रकार के संगठकों की आवश्यकता हुई। एक तो थे कच्चे चावल और दूसरा पानी। और दूसरी ओर कुछ जो भोजन है उनको बनाने के लिए हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? अनेक प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक और विभिन्न प्रकार के मसाले, तेल आदि की आवश्यकता होगी। फिर से इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। तो यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिया गया है और उनको बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए ये दिया गया है। जैसे कि रोटी या चपाती है, उसको बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए? आटा तथा जल। उसी प्रकार जो दाल है उसको बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी व मसाले चाहिए। उसी प्रकार हम इसमें चावल को भी नोट कर सकते हैं। चावल को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए? चावल तथा पानी। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजकों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? तो आपने क्या देखा कि कुछ संगठकों को क्या हम समान रूप से काम में ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं ना। पानी, जिसको हम समान रूप से काम में ले रहे हैं, जैसे कि हमने चपाती बनाने में भी पानी को काम में लिया था, चावल बनाने में भी काम में लिया था, दाल बनाने में भी काम में लिया था। अब देखते हैं कि संगठक कहाँ से आते हैं, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। हाँ, इसमें हमें जानने की कोशिश करेंगे कि खाद्य सामग्री और उनके स्रोत क्या हैं। तो सूची में कुछ खाद्य सामग्री जैसे कि फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। इससे हमें अनाज प्राप्त होता है।
कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसमें हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है कि जो खाद्य सामग्री है उनके जो मुख्य स्रोत हैं वो पौधे और जंतु होते हैं। कुछ पौधों से हमें खाने की सामग्री प्राप्त होती है तथा कुछ सामग्री हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे कि पौधों से हमें गेहूँ, चावल ये सब प्राप्त होते हैं और जंतुओं से हमें दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है। हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िएगा। तो यहाँ दिया गया खाद्य मद यानी इडली। कच्ची सामग्री, तो इडली को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए? चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। जो चावल है उसका स्रोत क्या है? पौधा यानी पादप। और उड़द की दाल है उसका भी जो स्रोत है वो क्या होगा? पौधा। इसी प्रकार नेक्स्ट है चिकन करी। चिकन करी को बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री के रूप में क्या चाहिए? चिकन मसाला, तेल या घी तथा जल। और जो चिकन है हमें जंतुओं से प्राप्त होता है तथा मसाले हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। तेल या घी हमें पौधे या जंतु से प्राप्त होता है। उसी प्रकार नेक्स्ट है खीर। खीर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? दूध, चावल, चीनी। और दूध जो है हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से तथा चावल हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं और जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। अब इसमें हम देखेंगे कि जो भोजन है उसके रूप में पौधे के हम कौन कौन से भागों को काम में लेते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी कभी हम जड़ तथा तना तो कभी पुष्प को भी भोजन के रूप में खाते हैं। हम जो इसमें दिया गया है कि हम पौधे के जो विभिन्न भाग हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ पौधों के हम पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ जो पौधे हैं उनके फलों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कुछ पौधे हैं उनकी जड़ तथा पत्तियों को भी हम जड़ तथा तनों को भी हमें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कभी आपने सीताफल या निकासी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? नहीं खाया तो इसका प्रयत्न कीजिएगा। कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं उनके 2 या 2 से अधिक जो भाग है वो खाने योग्य होते हैं। जैसे कि सरसों का पादप, उसके हम 2 भागों को खाने के लिए काम में लेते हैं। एक तो है सरसों के बीज जिनका हम तेल के रूप में काम में लेते हैं और दूसरे हैं उनकी पत्तियां जिनको हम साग यानी सब्जी बनाने के लिए काम में लेते हैं। क्या आपने केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? तो जिस प्रकार हम सरसों के पादप के 2 भागों को काम में ले रहे थे ना, उसी प्रकार हमें केले के भी 2 भागों को खाने के लिए काम में लेते हैं। तो एक है केला जिसको हम फल के रूप में खाते हैं और दूसरा है उसका तना जिसको हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। इसमें फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधा है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। इस सारणी में हमें दिया गया है कि खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, जैसे कि बैंगन का भरता है, इसको बैंगन के भरते को बनाने के लिए हमें कौन कौन से संगठकों की आवश्यकता होगी, हमें ये देखना है। जैसे बैंगन का भरता है उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई भी मिर्च मसाला जो हम इसमें डालना चाहें,
तेल हमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर किसी अन्य पौधे का ले सकते हैं। तो जो बैंगन है वो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, किस भाग से प्राप्त होगा, फल वाले भाग से। और मिर्च मसाले भी पौधे के फल वाले भाग ही होते हैं। अब देखते हैं तेल जो हम मूंगफली और सरसों से प्राप्त कर रहे थे वो हमें किससे प्राप्त होगा, पौधे के बीज वाले भाग से। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वो खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जो अपने आसपास के पौधे हैं ना, अनजान पौधे, उनको कभी भी चख कर ये परीक्षण करने का कोशिश नहीं करना चाहिए कि वो खाने योग्य है या नहीं है, क्योंकि कुछ पादप जो है वो विषैले हो सकते हैं। इसमें फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें हम अंकुरण के बारे में पढ़ेंगे। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिएगा। अब आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो चुके हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आप फिर से उन बीजों को धोइएगा और उन्हें गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए रख दीजिएगा। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है? अंकुर, ये छोटी सी संरचना जो आपको इन बीजों से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये अंकुर होते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है? आप जानते हैं कि जो शहद है हमें किससे प्राप्त होता है? क्या यह कैसे उत्पादित होता है? आपने कभी सोचा है कि जो शहद है वो कहाँ से मिलता है, कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियों के फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में वो भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष उनका उपयोग किया जा सके। और हम ऐसे छत्तों और मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो आपने देखा कि हमें जो मकरंद है यानी शहद है वो किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खियों के छत्ते से। मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद को अपने छत्ते के अंदर एकत्रित कर लेती हैं और उसको हम जो शहद के रूप में ले लेते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो मधुमक्खियों का पालन है जो अपने व्यवसाय के रूप में करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बगीचे हैं या फिर कोई सड़क के किनारे जहाँ फूल वाले पौधे ज़्यादा हैं वहाँ पर कुछ बॉक्स रखे होते हैं, उनके अंदर लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं। और जो मधुमक्खियों का पालन है उनको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। जंतु क्या खाते हैं? अब हम देखते हैं कि जंतु अपने भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको उनकी जानकारी भी आश्चर्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है? या फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है कि सारणी में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ जो जंतु हैं उनके नाम लिखे हैं और उनके आगे कुछ जंतुओं के आगे लिखा है कि वो अपने भोजन में क्या ग्रहण करते हैं, और जो कुछ है उनका हमें लिखना है कि वो अपने भोजन के रूप में क्या लेते हैं। जैसे कि भैंस दिया गया है। भैंस अपने भोजन के रूप में क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। इसी प्रकार जो बिल्ली है वो अपने भोजन के रूप में क्या लेती है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा जो है अपने भोजन के रूप में क्या लेता है? रोटी। शेर अपने भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है? वो खाता है मांस। उसी प्रकार बाघ जो है वो अपने भोजन के रूप में क्या खाएगा? मांस। मकड़ी अपने भोजन के रूप में क्या लेती है?
छोटे कीड़े मकोड़ों को वो जाल में फंसाकर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। छिपकली, इसी प्रकार जो छिपकली है वो भी अपने भोजन के रूप में छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। गाय है वो भी क्या खाएगी? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती आदि ये खाएगी। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी प्राणी है। वो अपने भोजन के रूप में अनाज को भी ग्रहण करता है तथा मांस भी खाता है। तितली जो है वो मकरंद से जो पौधे हैं उनसे मकरंद को ग्रहण करती है, यानी मकरंद को अपने भोजन के रूप में खाती है। कौवा मांस तथा रोटी दोनों खाता है। यहाँ पर क्रियाकलाप 7 दिया गया है। इसमें दिया गया है कि जंतुओं को उनके 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, कि जंतुओं को उनके भोजन ग्रहण के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हम पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिख सकते हैं जो वो पौधे और पादप उत्पाद ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। उसी प्रकार कुछ जंतु जो है अपने भोजन के रूप में दूसरे प्राणियों को खाते हैं, तो उन्हें किस वर्ग में रखते हैं? मांसाहारी जंतु में। और कुछ जो जंतु हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, वे उन्हें तीसरे वर्ग में रखते हैं, वे क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु। तो इस क्रियाकलाप में हमें जो क्या है, जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है उनके भोजन ग्रहण के आधार पर। पहला है शाकाहारी जंतु, दूसरा है मांसाहारी जंतु और तीसरा है सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो अपने भोजन के रूप में केवल पादप उत्पादों को ही ग्रहण करते हैं, वो शाकाहारी जंतु हैं। और दूसरे हैं मांसाहारी जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के रूप में दूसरे प्राणियों को ग्रहण करते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं, तो उन्हें हम तीसरे वर्ग में रखते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वाहारी जंतु। तो इस आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं उनको, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी में। यहाँ शाकाहारी के अंदर गाय को रखा गया है, मांसाहारी के अंदर शेर को रखा गया है और सर्वाहारी के अंदर कौवे को रखा गया है। कौवा जो है मांस व रोटी दोनों खाता है, शेर जो है वो मांस खाता है, गाय वो जो है पादप उत्पादों को खाती है, इन्हें घास खाती है। अब ये पहेली क्या जानना चाहती है? पहले जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को बढ़ते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य आएगा सर्वाहारी वर्ग में, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने भोजन में अनाज यानी पादप उत्पाद तथा मांस दोनों को खाता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसा भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हम सारांश के रूप में देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमने इस अध्याय में ये देखा कि जो भारत के विभिन्न जो राज्य हैं यानी प्रदेश हैं, उनके अंदर जो भोजन है वो भी अलग अलग प्रकार के खाए जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप उत्पाद तथा दूसरे प्राणियों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो ये था हमारा क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया है, और अगर समझ में आया तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।